आपके अपने YouTube चैनल JR क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वाले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज इस वाली एक्सरसाइज में आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर एट लास्ट क्वेश्चन तक। तो सभी विद्यार्थी पेन, पेंसिल, रफ और टेक्स्ट बुक लेकर के बैठ जाइए। जो भी आपको स्मरणीय बिंदु याद करने के लिए दिया जाए उसको नोट करना है और साथ ही उसे याद करना है। उसके बाद आप इस वाली एक्सरसाइज को सीधा दिमाग में क्लियर कर लोगे। आपने सभी सूत्र मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताए थे, सभी सूत्रों को याद कर लिया होगा और सभी क्वेश्चंस में जितने भी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है मैं आपको साथ ही साथ बताता जाता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैंने आपको कल बताया था स्पष्ट फलन स्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन। देखो इस वाली एक्सरसाइज में आपको सभी फलन जो दिए गए हैं स्पष्ट हैं। स्पष्ट फलन का मतलब है क्योंकि आप सभी फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। आप x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर रहे हैं और यदि फलन में केवल x का ही प्रयोग किया गया है तो ऐसे फलन को स्पष्ट फलन कहा जाता है। और यदि किसी फलन में x के साथ y का भी प्रयोग हो, अर्थात वैसे तो आप क्लियर समझ जाएंगे क्योंकि उस अवस्था में फलन समीकरण बन जाएगा जिसमें आप x और y दोनों प्रयोग करेंगे और उन्हें हम अस्पष्ट फलन कहेंगे। तो ये अस्पष्ट फलनों का अध्ययन आप अगली एक्सरसाइज में करेंगे। आज आप करेंगे स्पष्ट फलन। तो देखिए स्पष्ट फलन को हम क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ कॉट x स्क्वायर। देखिए ध्यान से, आपको एक फलन दिया गया है y बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ कॉट x स्क्वायर। देखो इस फलन में आपको क्या करना है, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, डिफरेंशियल ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखिए कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी सवाल में यदि x का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है तो उस सवाल में केवल एक ही फलन होता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी बताया था कि जिस फलन में गुणांक के रूप में वास्तविक संख्याएं अर्थात उससे अचर राशियां लगी होती हैं, गुणांकों के भी अवकलन नहीं किए जाते हैं। तो आपको अवकलन केवल इसका करना है, अंडर द रूट ऑफ कॉट x स्क्वायर, इसका, 2 का नहीं करना। समझ गए? अब देखो कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि जिस फलन का आप अवकलन कर रहे हैं आप उस फलन की तुलना सूत्रों से करा दो। तो देखो सबसे पहले अंडर रूट लगाए और आप जानते हैं कि अंडर द रूट की पावर होती है 1/2, 1/2, अर्थात आपको लिख सकते हैं इसे कॉट x स्क्वायर की पावर 1/2। लो इसका अंडर रूट हटा करके 1/2 पावर लगा देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी फलन के ऊपर घात लगी हो, घात का प्रयोग किया गया हो, तो सबसे पहले उस फलन में घात का ही अवकलन किया जाता है और घात के अवकलन के लिए आपको सूत्र दिया जाता है x की पावर n। समझ गए? जिसका अवकलन होता है n x की पावर n-1। वैसे तो मैंने आपको सीधा ही अंडर द रूट x का
अवकलन बताया है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसको देखो, अंडर द रूट के भीतर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। आप इसको एक्स मान लो, तो जैसे ही आप कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे तो आप पढ़ेंगे अंडर द रूट ऑफ एक्स, और अंडर द रूट ऑफ एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट, जितने को आपने माना उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे कॉट एक्स स्क्वायर का। श्रृंखला नियम के माध्यम से किसी फलन का अगर आपको अवकलन ज्ञात करना है तो आप उस फलन का अपने सूत्रों से तुलना करा दो। तुलना करने के बाद देखो कि सूत्र में जिस जगह पर x है, सवाल में x के स्थान पर क्या दिया गया है, तो आपको सूत्र लिखाया गया है अंडर रूट एक्स का, लेकिन x के स्थान पर इसमें कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर को x मान लो। जैसे ही आप इसको x मान लेंगे तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो लो ये हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। और जितने हिस्से को आपने माना उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे। समझ गए होंगे? तो चलिए यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन होता है dy/dx बराबर 2 गुणा, इसका अवकलन नहीं होगा क्योंकि ये फलन का गुणांक है। इसको आप x मान लो कॉट एक्स स्क्वायर को, और जैसे ही आप कॉट एक्स स्क्वायर को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का मतलब कॉट एक्स स्क्वायर। बताइए जरा, और जितने हिस्से को आपने x माना उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे, और अवकलन के लिए प्रयोग करेंगे d/dx और कॉट एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। बताइए जरा, किसी फलन का जिसका हमें अवकलन करना है उसकी तुलना हम अपने सूत्रों से करते हैं। मैंने आपको सूत्र में अंडर द रूट एक्स का अवकलन लिखाया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि सर अंडर द रूट एक्स का लिखाया है, आपने कॉट एक्स का भी तो लिखाया है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिए। जैसे ही हम बराबर के चिन्ह के तुरंत बाद देखते हैं, तो हमने बराबर के चिन्ह के तुरंत बाद देखा 2 है, 2 लगा है गुणांक के रूप में, तो इसका अवकलन होगा नहीं। इसके बाद देखा अंडर रूट है, तो पहले अंडर रूट का अवकलन होगा, अर्थात पहले घात का अवकलन होगा। समझ गए? बराबर के चिन्ह के तुरंत बाद जो फलन दिखाई देता है उस फलन के अनुसार अवकलन करते हैं। क्लियर? तो देखो मैंने अंडर द रूट का अवकलन कर दिया है, अभी कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन होना बाकी है। बताइए जरा। चलिए आप चाहें तो 2 से 2 काट दीजिए, तो dy/dx बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/√(√ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू। अब देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जिस फलन का अवकलन करना है उस फलन की तुलना आप अपने सूत्रों से कर दो। बताना जरा, मैंने आपको कॉट एक्स स्क्वायर का सूत्र लिखाया है? नहीं लिखाया। मैंने आपको लिखाया है कॉट एक्स का, लेकिन इस सवाल में एक्स के स्थान पर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। तो आप इसको एक्स मान लो, और जैसे ही आप इसको एक्स मान लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू d/dx एक्स स्क्वायर। जितने हिस्से को आपने माना है उसका अवकलन दोबारा कर दिया जाएगा। बताइए, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है।
यहां पर आपको अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन करना था, जो हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये तुमने एक्स माना था, तो इसका अवकलन दोबारा से चेक कर लीजिए। और डी ओवर डी एक्स लगाया जाता है अवकलन के लिए, इसको बोलते हैं अवकलज, डेरिवेटिव्स। तो ये है तुम्हारा डेरिवेटिव्स। तो अवकलज ज्ञात करने के लिए इसको फलन के आगे लगा दिया जाता है। अब कॉट एक्स स्क्वायर का, तो जिस भी फलन के आगे डी ओवर डी एक्स लगा है उस फलन का अवकलन होना है। देख लो, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर के आगे लगा है, तो आपको कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। और कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन करने के लिए आप सूत्र में जाइए। कॉट में मैंने क्या सूत्र लगाया है? कॉट एक्स का लिखाया है, कॉट एक्स, लेकिन यहां पर एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कर लेंगे? एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे। तो जैसे ही आप इसको एक्स मानेंगे तो ये कॉट एक्स बन जाएगा। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ध्यान रखना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, परंतु यहां पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा, और जितने फलन को आपने माना उसे दोबारा अवकलन कर देंगे। बताइए जरा। तो ये हो गया तुम्हारा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। लो, इसका सूत्र मैंने आपको लिखाया है। तो श्रृंखला नियम से फलन का अवकलन तब तक करते चले जाते हैं जब तक कि दिया गया फलन सूत्र के रूप में ना आ जाए। तो लो, एक्स स्क्वायर आपका x की पावर n सूत्र है, समझ गए होंगे। तो चलिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आपको प्राप्त हो गया माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। लो, देखो इस पर आंसर तो नहीं लिखेंगे अभी लेकिन क्योंकि इस प्रश्न में आपको 2 अंडर द रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन पूछा गया था, और देख लीजिए ये अवकलन ज्ञात हो गया। लेकिन आपने जितनी भी त्रिकोणमिति का अध्ययन किया है, उस त्रिकोणमिति के अध्ययन में आपने ये सीखा होगा, किसी भी गणित में समझ लीजिए सवाल को उसके न्यूनतम रूप तक पहुंचाना होता है। किसी प्रमेय व्यंजक को अगर आपको लिखना हो तो उसके सरलतम, न्यूनतम या निम्नतम रूप में लिखा जाता है। हम देखते हैं कोसेक स्क्वायर और कॉट एक्स स्क्वायर, इनमें कुछ भाज्य गुणनखंड उपस्थित है, और प्रमेय व्यंजक में जब तक भाज्य गुणनखंड उपस्थित होते हैं, अर्थात ऐसे गुणनखंड जो आपस में कट जाएं, उन्हें काट करके उस प्रमेय व्यंजक को सरलतम रूप में लिया जाता है। जैसे देखो, ये कॉट एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो अपॉन में साइन चला जाएगा, साइन पहुंचेगा ऊपर और कोसेक जाएगा, 1/sin, तो साइन से साइन कट जाएगा। तो अवकलज तो ये है, लेकिन त्रिकोणमिति रूप में एनसीईआरटी बुक में इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दिया गया है। कैसे? चलिए, अब इस सवाल को आप लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस 2x, इसको आप लिख लो माइनस 2x, और देखो ये है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स। चलो पहले कॉट एक्स स्क्वायर कर लो, 1 अंडर द रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। नोट करिएगा, माइनस 2x को लिख लिया, गुणा 1 अंडर द रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर को लिख लिया, और गुणा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर, या इसको भी बदल लो 1/साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देख लो, दोनों ही पद गुणनफल के रूप में लगे हुए हैं, तो दोनों पदों को, क्योंकि गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। कोसेक को हमने पीछे भेज दिया, चाहते तो हम कॉट को भी पीछे भेज सकते थे। अब करना क्या है, देखो, देखना जरा, ये है तुम्हारा साइन एक्स स्क्वायर,
और ये है तुम्हारा साइन स्क्वायर। तो ये नीचे से पहुंचेगा ऊपर, लेकिन कब? अभी ये अंडर द रूट के भीतर है, तो इसको अंडर द रूट के भीतर से बाहर निकाला जाएगा। या तो आप उसको अंडर रूट में भेजो या इसको बाहर निकालो। क्यों? क्वेश्चन का आंसर तो यही था, बस हमने इसमें भाज्य गुणनखंड को काटने का प्रयास किया है और आपको ये सिखाने का प्रयास किया है कि त्रिकोणमिति के परिमेय व्यंजक रूप फलन को आप कैसे सरलतम रूप में ले जा सकते हैं। देख लीजिए, साइन बन गया यहां पे और यहां पे। करना क्या है, dy ओवर dx बराबर हो जाएगा तुम्हारा -2x इंटू, आपको क्या करना होगा, अंडर द रूट ऑफ cos x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इसमें आपको 2 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स स्क्वायर इसका गुणा करना होगा। क्यों? ध्यान दीजिए, क्यों करना होगा। देखो, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन 2x बराबर ये होता है तुम्हारा 2 साइन x cos x, ये वाला चेक करो। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पर एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो लो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर देख लीजिए अच्छी तरह से, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से इसका अंडर हट जाएगा और ये हट के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, जिसमें इससे एक कट जाएगा। ये सीखना है तुम्हें। तो चलिए, इंटू 1/साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बताइए जरा इसमें आपने क्या किया है, इसका परमेयकरण करने का प्रयास किया है, जिसमें हर का तो परमेयकरण हो जाएगा, जिसमें अंडर द रूट के भीतर 2 रह जाएगी। तो देखो, dy ओवर dx बराबर -2x इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ, ये हो गया तुम्हारा साइन 2x, चलो क्रम से लिख लो एक बार और, ये हो गया तुम्हारा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। नोट करिए जरा, देखो कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और 2 इनका गुणा करके आ गया 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और इसके बटे में देखो ये दोनों ही साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बता दीजिए जरा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कहीं आप ऐसा मत कर देना कि इससे इसको काट दें, नहीं, क्योंकि ये अंडर द रूट के बाहर है और ये अंडर द रूट के भीतर है। बताइए जरा, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अगर आपको ये थोड़ा भी तनिक भी कठिन लग रहा होगा तो इसका मतलब है आपकी त्रिकोणमिति पर अच्छी पकड़ नहीं है। देख लो, इसको बनाया है साइन 2x का सूत्र, तो ये देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, और इसका परमेयकरण किया है। करना क्या था, साइन एक्स स्क्वायर का गुणा साइन एक्स स्क्वायर में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल हर का। कैसे, dy ओवर dx बराबर -2x इंटू 1 अपॉन, ये हो गया तुम्हारा अंडर द रूट ऑफ, इसका हटा लीजिए, अलग अलग कर दीजिए इनको, ये हो गया तुम्हारा साइन 2x स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। देखो नोट करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट के भीतर है, लेकिन इस वाले फलन पे वर्ग लगा हुआ है और वर्ग से ये अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन 2 पर से नहीं हटेगा, 2 पर लगा रहेगा, और अंश व हर पे अलग अलग अंडर रूट लगा दिया। एक बात। दूसरी बात, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आप ये मत समझ बैठना कि सर आपने साइन पे से वर्ग हटा दिया, एक्स पर से क्यों नहीं हटाया। यहां पर आइए जरा, देखो कभी ऐसे लिखा हो साइन एक्स स्क्वायर और इस पर वर्ग लगा हो,
तो इस वर्ग को सिर्फ साइन पर लाएंगे, एक्स स्क्वायर एंगल है उस पर नहीं ले जाएंगे, वर्ग को फलन पर लाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, तो ये वाला जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो ऐसे लिखेंगे तो इस वाले वर्ग से अंडर कट जाएगा, तो ये बचेगा फिर ऐसे साइन एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, बताइए जरा, इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर -2x इंटू, देखो इस वाले फलन को ऊपर भेज दो, तो ये हो गया तुम्हारा अंडर द रूट ऑफ 2 साइन एक्स स्क्वायर, अपॉन में रह जाएगा अंडर द रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए, देखो ये तुम्हारा अवकलज ही था, क्योंकि हम यहां पर त्रिकोणमिति का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर अवकलनीयता को सीख रहे हैं। तो आपको इस वाले फलन का अवकलज ज्ञात करना था, तो अवकलज ये हो गया। लेकिन अभी आप इस बात से शायद परिचित हों कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत यदि ऊपर और नीचे अर्थात अंश व हर में भाज्य गुणनखंड उपस्थित हों तो उन्हें आपस में काट देते हैं, क्योंकि सरलतम रूप में सिर्फ अभाज्य गुणनखंड रहते हैं। लो, तो आपको यह सीखना होगा कि कोसेक और कॉट यदि अंश व हर में लगे हों तो इनमें साइन अभाज्य गुणनखंड बनता है, यदि सेक और टेन लगी हों तो उनमें कौस अभाज्य गुणनखंड बनता है। समझ गए हम? देखो ये आ गया, गुणनखंड निकल गए, अब ये कट जाएगा। लेकिन देखते हैं कि इस पर है 2 घात और इस पर है 1, तो 1 कटेगी, 1 फिर भी रह जाएगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर तुम्हारा हो जाएगा, देखो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस का 2 बचा, x बचा, अंडर द रूट 2 बचा, तो आप चाहो तो इनको 2 अंडर रूट 2 x लिख सकते हैं। देखो इस प्रकार से ही मानक रूप में लिखा जाता है, गुणांक को आगे लिखा जाता है और चर राशि को पीछे लिखा जाता है। वास्तविक संख्या और करड़ी वाली संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या को आगे और पीछे करड़ी, करड़ी का मतलब अंडर द रूट ऑफ। चलिए, अब नीचे क्या बचा है, इसमें थी 1 घात और इसमें थी 2 घात, तो इनमें से 1 घात बचनी, ये है अंडर रूट वाला पार्ट, तो आप इसको लिख लो साइन एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अभी आप देख लो, कहीं पर भी आपको भाज्य गुणनखंड दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही कॉम्पिटिटिव सवाल है, आपको इसको अच्छी तरह से समझना होगा। बताइए, इस प्रश्न में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको भली भांति से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, आपको ये वाला फलन दिया गया था, तो ये वाला फलन अंडर रूट एक्स के टाइप का फलन है, और अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो देखो 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसका अवकलन द्वारा से, इसका भी आपको सूत्र नहीं है, ये कॉट एक्स के टाइप का अवकलन है, तो इसको आप एक्स मान लेंगे, तो जैसे ही आप इसको एक्स मानेंगे तो ये कॉट एक्स, जिसका अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसलिए लिखा है कि यहां पे एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से। क्लियर हो गया होगा? चलिए, इसको संयुक्त रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, और आप इसको भी संयुक्त रूप से ऐसे लिख सकते हैं। आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कोसेक में और कॉट में भाज्य गुणनखंड होता है, सेक में और टेन में भी भाज्य गुणनखंड होता है। तो चलिए, हमने उस भाज्य गुणनखंड को निकालने का इधर प्रयास किया। कॉट को हम लिख देंगे कॉस बटे साइन, और कोसेक को लिख देंगे 1/साइन। वर्ग लगे हुए हैं तो वर्ग लगा देंगे सीधे सीधे। क्लियर हो गया होगा? अब आगे क्या करना है
कि इस वाले फलन का इस वाले फलन से अगर हम भाज्य गुणनखंड तैयार करेंगे तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, और अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए आप जानते ही हैं कि या तो दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए या समान आधार से गुणा किया जाए। तो वर्ग हम यहां पर कर नहीं सकते क्योंकि dy ओवर dx का स्क्वायर हो जाएगा, आपको चाहिए dy बटे dx, तो इसमें समान आधार अर्थात साइन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो याद रखना किसी फलन में जो परमेय रूप में लगा है, हर में अगर गुणा करेंगे तो उसी राशि का अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखो साइन एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 का गुणा क्यों किया? 2 का इसलिए किया क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स जी साइन 2x का सूत्र बन जाएगा। देखो यहां पर आके 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर, देखो ये साइन है ये भी साइन है तो साइन पर वर्ग लग जाएगा 2, अंडर रूट के भीतर रह जाएगी 2 और इस वर्ग से नीचे वाला अंडर रूट हट जाएगा। चलिए इसको पहुंचा देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, इसमें से 1 कट जाएगा 1 बच जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट से ही आप पूरे सवाल को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर करना है 8, कॉस अंडर रूट एक्स। तो कॉस अंडर रूट एक्स में आपको देखना है, चलिए आप समझिए जब तक मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं। कॉस अंडर रूट एक्स बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माना y बराबर कॉस अंडर द रूट ऑफ x, इसका अवकलन करना है आपको। बता दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए आइए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy ओवर dx। अब देखो फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, प्रत्येक सवाल पे समझाता हूं। बराबर के तुरंत बाद आपको जो भी फलन दिखाई दे उस फलन के अनुरूप ही अवकलन ज्ञात किया जाता है। चेक करो y के तुरंत बाद cos दिखाई दे रहा है, तो cos में मैंने आपको सूत्र लिखा है cos x का। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। तो देखना जरा सूत्र में यहां पर क्या लिखा है? x, लेकिन सवाल में क्या लिखा है? अंडर द रूट x। तो आपको इसे x मान लेना होगा, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर जैसे ही आप अंडर रूट x को x मान लेंगे तो ये फलन हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा? cos x। और cos x का अवकलन क्या हो जाता है? माइनस साइन x। लेकिन ध्यान रखना कि अंडर द रूट ऑफ x को आपने x माना है, तो मान भले ही लिया है लेकिन लिखा अंडर रूट x ही जाएगा। तो बताओ cos x का अवकलन साइन x, तो देखो cos x का अवकलन माइनस साइन अंडर द रूट ऑफ x, और जितने हिस्से को आप x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे, तो d ओवर डी एक्स अंडर द रूट ऑफ x। समझ लीजिए। यहां तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए dy ओवर डी एक्स बराबर माइनस साइन अंडर द रूट एक्स इंटू, देखो अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स। आप प्राप्त करना चाहें तो 1/2 से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये होगा तुम्हारा 1/2 अंडर रूट एक्स। बताइए, तो dy ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। दिस इज योर आंसर।
किसी को कोई कैसी भी समस्या हो वो हमें बता सकता है। कुछ नहीं करना है, पहले आप अंडर रूट एक्स को एक्स मान लेंगे तो ये कॉस एक्स बन जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। देखो इसको माना लेकिन लिखा, और जितने हिस्से को माना है उसका अवकलन द्वारा से। अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, गुणा कर दिया ये आ गया। बताइए समझ गए होंगे? वेरी गुड। अगर सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सिद्ध कीजिए, अच्छी तरह से समझना है, अच्छा सवाल है। सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर, चलो मैं फलन को नीचे लिखूंगा। सिद्ध कीजिए कि एक्स बराबर 1 पर निम्न फलन अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं है। देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर मोड में x-1, जहां x एलिमेंट r। बताइए जरा। चलिए, आपको मापांक फलनों की जानकारी होगी। मैंने सातत्य परीक्षण वाली एक्सरसाइज में 5.1 में आपको फलनों की सातत्य परीक्षण कराए थे, संतत फलन और असंतत फलन। उस वाली एक्सरसाइज में कुछ मापांक फलन दिए गए थे, अर्थात इसको मोड कहा जाता, मोड x-1। तो ऐसे फलनों के अवकलन ज्ञात करने के लिए ऐसे फलनों को अंतराल रूप में विभक्त करना पड़ता है पहले। कैसे? ऐसे फलनों का प्रांत के बिंदुओं को अंतराल रूप में विभाजन करना पड़ता है। किस पर जांच कर रहे हैं आप? x बराबर 1 पर। तो याद रखना, जब x का मान 1 होगा या 1 से अधिक होगा तब यह धनात्मक रहेगा। याद रखना, फलन की बात कर रहे हैं हम, इसके मान की बात नहीं कर रहे। यहां पर आ जाइए अलग से, मोड x-1। तो देखो, यदि x का मान 1 से बड़ा हुआ या 1 के बराबर हुआ तो फलन रहेगा x-1। नोट कर लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, यदि x का मान 1 से कम हो गया, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया या 1, आप सोच रहे होंगे सर आप 1 पर ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको x बराबर 1 पर ही जांच करने के लिए बोला गया है। तो देखो, यदि x का मान 1 से कम हुआ, जैसे -2, -3, जैसे -3 रख दिया तो ये हो जाएगा -4। आप निरपेक्ष मान पर मत जाना। यहां पर फलन को x के मान नहीं रखे जाएंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को ज्ञात किया जाएगा। बाईं पक्ष की अवकलनीयता और दाएं पक्ष की अवकलनीयता, आपने इस सूत्र को पढ़ा होगा। एफ डेक्स एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच प्लस, जैसे मान लो LHL ज्ञात कर रहे हैं तो माइनस, RHL ज्ञात कर रहे हैं तो प्लस अपॉन h। ये वाली कंडीशन को आपने पढ़ा होगा। क्या करना होता है,
प्रांत के किसी बिंदु पर फलन की बाईं सीमा और प्रांत के उसी बिंदु पर फलन की दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात करना होता है। यदि ये दोनों सीमाएं परस्पर समान होती हैं तो दिया गया फलन संतत होता है। अब संतत फलन की हम बाद में अवकलनीयता को चेक करते हैं, तो चेक किया जाता है कि लिमिट हटाने पर दिया गया फलन परिभाषित है या नहीं है, क्योंकि जो फलन परिभाषित होते हैं वो अवकलनीय होते हैं, परंतु जो फलन परिभाषित नहीं होते वो ना तो संतत होते हैं और ना ही अवकलनीय होते हैं। तो चलिए अब यदि क्या करना है, x ग्रेटर देन, चलो मैं फलन को तोड़ ही देता हूं। अब f(x) बराबर हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 यदि x का मान होगा 1 या 1 से बड़ा, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस x माइनस 1 बराबर 1 माइनस x यदि x का मान होगा 1 से छोटा। नोट कर लीजिए, देख लो, मापांक फलनों को सीधा अवकलित नहीं किया जा सकता है। मापांक फलनों को पहले अंतरालों में विभक्त किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं कि यह देखते हैं कि हम इस फलन को प्रांत के किस बिंदु पर जांच कर रहे हैं। तो हम फलन की जांच कर रहे हैं x बराबर 1 पर। तो हम देखते हैं कि यदि हम इसमें 1 रखेंगे तो 1 में से घट जाएगा तो 0 धनात्मक रहेगा, अगर 2 में से घटेगा तो भी धनात्मक। 1 से बड़ी कोई भी संख्या यदि x के मान के जगह पर प्रयोग किया तो ये धनात्मक रहेगा। निरपेक्ष मान नहीं ज्ञात करना है, फलन को सुनिश्चित करना है, केवल रखने नहीं है। तो लो, x माइनस 1 धनात्मक रहेगा यदि x का मान 1 या 1 से अधिक रहेगा, और यदि x का मान 1 से कम हो गया तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखो ये ऋणात्मक हो गया, जिसको हम कोष्टक खोलने पर 1 माइनस x लिख सकते हैं। चलिए, समझ गए होंगे मेरी बात को। अब प्रांत के किस बिंदु पर जांच करनी है आपको, x बराबर 1 पर। तो लो, x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा, या x बराबर 1 पर सीधा ही कह दो। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल लेते हैं। RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h माइनस f(1 अपॉन h)। ये वाला सूत्र देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc + h माइनस fc अपॉन h, ये वाली कंडीशन होती है। इसको हम बोलते हैं प्रांत के किसी बिंदु C पर फलन की सीमा, लिमिट h टेंड्स टू c + h माइनस fc। तो ये है बाईं दाईं सीमा। अभी निकालेंगे बाईं सीमा, तो बाईं के लिए इनको माइनस कर देंगे, बस इतना होगा, h माइनस की हो जाती है। अरे सातत्य परीक्षण में भी तो आपने सीखा, राइट हैंड के लिए धनात्मक और लेफ्ट हैंड के लिए ऋणात्मक। चलिए आगे देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए, आपके पास है f(x) बराबर, एक तो है x माइनस 1 और एक है 1 माइनस x। देखो ये रहे f(x) की फलन है ये दोनों, मतलब दोनों ही फलन एक ही है, लेकिन अंतरालों में विभक्त कर दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है f(1 + h)। अगर f(x) बराबर इनमें से कोई है तो f(1 + h) क्या होगा। तो देखना जरा, यहां पर आप x का मान कितना ले रहे हैं, 1 से अधिक ले रहे हैं। x का मान कितना ले रहे हैं, 1 से अधिक। और जब आप x का मान 1 से अधिक लेंगे तो f(x) बराबर लिया जाएगा x माइनस 1, अर्थात ये वाला फलन लिया जाएगा।
तो इसमें आप 1 प्लस एच माइनस 1 रख दें। बता दीजिए जरा। तो लो, एफ 1 प्लस एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एच, ये रख गया आपका एक्स, और माइनस 1 ये आ जाएगी। लो, अभी हमने एफ 1 प्लस एच का मान ज्ञात कर लिया है, इसमें से ज्ञात किया है, इसमें से एक्स माइनस 1 में से। अब आपको एफ 1 प्लस एच के बाद ज्ञात करना है एफ 1 का। देखना जरा, इसमें एक्स का मान कितना ले रहे हैं आप, 1। तो जब 1 लेंगे तो एक्स का मान 1 होने पर भी फलन यही रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस 1 है, वो बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1। बता दीजिए। अपॉन एच, बताओ। एफ 1 प्लस एच, इसमें से ज्ञात करेंगे तो एक्स के स्थान पर 1 प्लस एच रख देंगे, तो 1 प्लस एच माइनस 1, देखो ये आ गया, और ये आ जाएगी तुम्हारी माइनस ये वाली, और ये है F1। तो F1 के लिए भी x बराबर 1 के लिए x माइनस 1 होगा, जो 1 माइनस 1 आ जाएगा। चलिए, लिमिट h टेंस टू 0, कोष्टक खोल दीजिए सभी। 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन h। तो आप 1 से 1 को काट दीजिए, इसमें 1 को इससे काट दीजिए, तो ये बन जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर बचेगा h, बटे में भी बचेगा h। देखना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहां से आगे ये दिखाई दे रहा। चलिए, h से h कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 1। जब इसकी लिमिट हटाएंगे तो बराबर आएगा 1। इसको हम कहते हैं कि x बराबर 1 पर इस वाले फलन की दाईं सीमा का मान 1 है। ठीक इसी प्रकार से अब हम x बराबर 1 पर ही दिए गए फलन का बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। अभी हमने दाईं सीमा को ज्ञात किया है, तो चलिए इसी प्रकार एल एच एल बराबर लिमिट h टेंस टू 0। देखो जैसे ये ज्ञात किया, अब ये हो जाएगा f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन h। नोट कर लीजिए, इसमें h को प्लस लिया गया था और इसमें h को माइनस लिया जाएगा। नोट कर लीजिए, x टेंस टू a पर फलन की सीमा होती है लिमिट h टेंस टू a एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इस वाले सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। इसको प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलन ज्ञात करना कहते हैं। तो देखो, a के स्थान पर चल रहा है 1, ये देखो x बराबर 1 पर, समझ गए। h को आपने जोड़ा है, तो इधर तो जोड़ा जाएगा राइट हैंड के लिए और लेफ्ट हैंड के लिए घटाया जाएगा। इसमें भी आप माइनस एच का ही प्रयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0। देखो f1 माइनस एच, देखना जरा, आप x का मान कितना ले रहे हैं, 1 से कम। तो x का मान 1 से कम होने पर देखो ये वाला फलन लिया जाएगा 1 माइनस एच। अब आप 1 माइनस एच इस वाले फलन में रखेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 माइनस एच। देखो 1 माइनस एक्स, तो x के स्थान पर कितना रख रहे हैं, 1 माइनस एच माइनस। अब x का मान कितना ले रहे हैं इसमें आप, 1। तो x का मान 1 होने पर ये फलन लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट को अभी हल कर दो, अभी लिमिट मत हटाओ। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस एच। बता दीजिए जरा, इस वाली 1 से ये वाली 1 कट गई और इस वाली से ये कट गई, तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस एच, और h से h कट जाएगा, तो क्या बचेगा
यहां पर नोट कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। लिमिट जैसे ही हटाएंगे तो आ जाएगा -1। नोट करिए दोनों को, इसको और इसको। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको प्राप्त हुई 1, और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको प्राप्त हुई -1, और दोनों ही परस्पर समान नहीं है। अर्थात दिया गया फलन, लिखना चाहो तो यहां लिख दीजिए, यहां LHL, या पहले RHL ले लू, RHL नॉट इक्वल टू LHL, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है या अवकलित नहीं है। बताइए जरा, अच्छी तरह से देखिए सवाल को, स्क्रीन पर दिमाग लगा करके अच्छी तरह सवाल को देखिए। इस वाले फलन को आपने x बराबर 1 पर अवकलनीय परीक्षण किया है, तो हमने देखा x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा +1 और बाईं सीमा -1, ये दोनों प्राप्त हुई, तो क्या हो जाएगा इस स्थिति में, फलन का मान अवकलित नहीं है। तो आप कह सकते हैं, इसने यही बोला था सिद्ध कीजिए कि फलन x एलिमेंट r, x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो आपने जांच कर लिया कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन संतत नहीं होगा। देख लीजिए अच्छी तरह से सवाल को, स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा, वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। प्रांत का आप कोई भी बिंदु प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर में प्रांत का बिंदु दिया गया था x बराबर 1। यदि सीधा फलन देकर के कह दिया जाए कि फलन की अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए कि फलन अवकलित है या नहीं, तो आप अपनी स्वेच्छ राशि के रूप में कोई भी राशि जैसे a या c का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया महत्तम पूर्णांक फलन, ये दिया गया है तुम्हें f(x) बराबर ब्रैकेट में x, ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। ये वाला जो संकेत है ना, ये महत्तम पूर्णांक फलन का संकेत है। मैंने आपको 5.1 में महत्तम पूर्णांक फलन को भली भांति से समझाया था। उसमें क्या होता है, देखो, जैसे मान लो महत्तम पूर्णांक फलन में कोई वास्तविक राशि है c और पूर्णांक भी है। मान लीजिए कि कोई वास्तविक पूर्णांक है c, पूर्णांक, तो इसका मान आएगा c। ध्यान दीजिए, सभी स्क्रीन पर ध्यान दें। यदि c कोई वास्तविक पूर्णांक है तो इसका मान c ही आएगा। लेकिन यदि आपने c में h को जोड़ दिया, c प्लस h, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, h एक अल्प राशि होती है। तो जब अल्प क्या होती है, दशमलव की कोई बहुत ही छोटी राशि होती है, जिसको आप c में जोड़ेंगे तो c दशमलव कुछ हो जाएगी, और जब वो c दशमलव हो जाएगी, हमको लेना है पूर्णांक, तो ये आएगा तुम्हारा c। और इसमें ही आपने अगर c में से h को घटा दिया तो देखो h एक अल्प राशि है, होगा क्या
कि सी में से आप कोई अल्प राशि घटाएंगे तो सी से कम वाला जो पूर्णांक होगा उसमें दशमलव लग जाएगा, सी से कम वाले में। तो हमें लेना होगा पूर्णांक, तो सी से एक कम पूर्णांक आएगा वो। समझ गए होंगे बात को। जैसे मान लो, ये तो समझ में आ ही गया होगा, सर एच कहां गया, एच दशमलव का था, दशमलव वाले हिस्से को छोड़ दिया, सी रह गया। सी माइनस एच, तो सी माइनस एच का मतलब सी से थोड़ा कम। अब सी से थोड़ा कम करेंगे तो उससे निचले वाले पूर्णांक में दशमलव लगेगा, दशमलव को छोड़ देंगे, निचले वाला पूर्णांक, तो सी से निचला पूर्णांक क्या होगा, सी माइनस वन। बताइए जरा, अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 हुआ था ऐसा सवाल पिछली एक्सरसाइज में। तो देखो क्या कहा इसने, सिद्ध कीजिए महत्वपूर्ण फलन x बराबर 1, जहां x का मान भी नोट कर लो, जहां 0 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, नोट कर लीजिए। अब किस पर जांच करनी है, x बराबर 1 पर। बताइए जरा, x बराबर 1 पर, तो नोट करो LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। देखो 1 पर जांच कर रहे हैं, जिस बिंदु पर जांच करते हैं उसमें ही ये RHL हो रही है, RHL के लिए जोड़ा जाता है, LHL के लिए घटाया जाता है। तो लो, प्रांत के जिस बिंदु पर आप फलन की जांच करते हैं उस बिंदु में ही h जोड़ करके राइट हैंड लिमिट को ज्ञात किया जाता है, उस बिंदु में से ही h को घटाकर लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात किया जाता है। तो देखो आप x बराबर 1 पर, तो 1 के लिए 1 प्लस h हो जाएगा f1 अपॉन h। x बराबर 1 पर फलन की राइट हैंड लिमिट ये हो। तो आगे बढ़िए, f1 प्लस h अर्थात x का मान ले रहे हैं आप 1 से अधिक। तो देखो fx को अंतराल रूप में विभाजित नहीं किया गया है, कहां ध्यान है सबका, फलन को अंतराल रूप में विभाजित नहीं किया गया है। तो दोनों ही स्थितियों में अर्थात राइट हैंड के लिए भी और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फलन को आप ब्रैकेट में x महत्तम पूर्णांक फलन ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए बोलो, यदि fx बराबर महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है तो बताओ f1 प्लस h बराबर क्या होगा, 1 प्लस h हो जाएगा। अरे भैया ये क्या है, फलन है, फंक्शन ऑफ x, और ये है x बराबर 1 प्लस h होने पर फलन का मान क्या होगा, तो x का मान 1 प्लस h होने पर फलन का मान हो जाएगा x के स्थान पर 1 प्लस h रख देंगे। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस h माइनस ब्रैकेट में रखा जाएगा इसको, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है ये, -1 अपॉन h। बता दीजिए जरा, महत्तम पूर्णांक फलन है तुम्हारा x, तो आप x के जिस भी मान के लिए इसका मान ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पर वही मान रख जाएगा, क्योंकि व्यंजक स्वरूप दिया नहीं है, केवल x कहा गया है और x का ही मान आप ले रहे हैं। तो x का मान कितना लिया है आपने, 1 प्लस h, तो x के स्थान पर 1 प्लस h। इसमें x का मान कितना लिया है आपने, 1, तो x के स्थान पर 1 रख जाएगा, तो 1 रख दिया। आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x। बता दीजिए जरा, समझ में आया या नहीं आया? ये 1 प्लस h के स्थान पर 1 कैसे हो गया, 1 प्लस h का मतलब हो गया 1 में कोई दशमलव की संख्या जोड़ी जाएगी तो एक दशमलव कुछ हो जाएगी, और लेना होता है पूर्णांक। तो जैसे मान लो 1.5 है तो दशमलव के 5 छोड़ दिए जाएंगे, 1 प्लस h का मान आएगा 1 माइनस, ये अपने आप में खुद ही पूर्णांक है तो इसको सीधा लिया जाएगा और 1 से 1 कट जाएगी, तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर हो गया 0 अपॉन h। याद रखना, जहां तक फलन हल होते चले जाते हैं वहां तक करते हैं,
एट लास्ट लिमिट को हटाया जाता है। तो देखो अभी आप जीरो में एच से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये बन जाएगा जीरो। बताइए जरा, अब आप लिमिट को हटाइए तो क्या आएगा, जीरो। तो x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा का मान कितना हो गया, जीरो। इसी प्रकार से अब आप ज्ञात करेंगे x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा। तो इसी प्रकार लिख लीजिए, इसी प्रकार। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। प्रांत के जिस बिंदु पर, प्रांत का मतलब क्या होता है, x के समस्त मान फलन का प्रांत कहलाते हैं। तो x का आप कोई भी मान रखिए वो प्रांत का बिंदु होगा। सवाल में ही आपको प्रांत का बिंदु दिया जाएगा x बराबर 1। इस सवाल में तो दो जगह दिए गए हैं, एक x बराबर 1 पर भी करनी है और एक x बराबर 2 पर भी करनी है। अभी हमने x बराबर 1 पर किया है और उसमें भी हमने अभी राइट हैंड लिमिट को ज्ञात किया है। अभी हम x बराबर 1 पर क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ किस पर ज्ञात कर रहे हैं, x बराबर 1 पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ लिमिट, लेफ्ट हैंड है तो 1 माइनस एच हो जाएगा, माइनस F1 अपॉन एच। चलिए आगे बढ़िए। ये हो गया तुम्हारा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो अब आप x का मान 1 से कम ले रहे हैं, वैसे तो अंतराल रूप में नहीं है, सीधा ही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच। बताइए जरा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। सभी छात्र अच्छे छात्र हैं, बड़ा ही मन लगा करके पढ़ते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होती है। यदि समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखो अगर आप एक में से कोई अल्प राशि घटाएंगे तो वो 0 कुछ हो जाएगी, लेकिन दशमलव हमें महत्तम पूर्णांक में लेना नहीं है। तो 0 में से जब दशमलव वाले हिस्से को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। बताइए जरा, कोई दिक्कत नहीं तो आपको समझाएं। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 अपॉन एच। बता दीजिए सर ये बात समझ में नहीं आई, 1 माइनस 1 कहां से आया, बताना जरा। 1 से निचला पूर्णांक क्या होगा, 0 ही तो होगा। उसे कैसे प्राप्त करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे। 5 से निचला पूर्णांक 5 माइनस 1, 4 से निचला पूर्णांक 4 माइनस 1, 3 से निचला पूर्णांक 3 माइनस 1। पूर्णांक ही क्यों लेना है, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ये वाला जो निशान है वो पूर्णांक को व्यक्त करता है। तो देख लो ये वाला निशान लगा हुआ है। तो आप 1 माइनस एच, तो एच का मतलब एक अल्प राशि। तो जैसे ही अल्प राशि को आप घटाएंगे 1 में से तो वो 0 कुछ हो जाएगी, लेकिन दशमलव हिस्से को लेते नहीं है। तो पूर्णांक क्या लिया जाएगा, 0। तो मैंने उसका संकेत लगा दिया यहां पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस 1 अपॉन एच। 1 से कट जाएगा। तो चलिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एच। देखना जरा, अब इस सवाल को आगे आप हल भी नहीं कर सकते। तो इस दशा में अगर आप इस फलन की लिमिट को हटाएंगे तो हर में क्या लग जाएगा, 0। और यदि किसी संख्या में 0 से भाग लगाना हो तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो माइनस 1 अपॉन 0। देखना स्क्रीन पे अपरिभाषित दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। देखो x बराबर 1 पर इस फलन की बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है। x बराबर 1 पर इस फलन की बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि x के किसी मान के लिए राइट हैंड लिमिट अथवा लेफ्ट हैंड लिमिट
इन दोनों सीमाओं में से किसी भी एक सीमा का अस्तित्व नहीं हुआ तो दिया गया फलन अपरिभाषित हो जाएगा। समझ गए? x के उस मान के लिए अवकलित नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये फलन लेफ्ट हैंड लिमिट अपरिभाषित है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा तो x के उस मान के लिए दिया गया फलन अवकलित नहीं होगा। LHL का पूरी बात लिख लीजिए, यहां x बराबर 1 पर LHL का अस्तित्व नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। हैंस प्रूव्ड। इस बात को सिद्ध कराया गया था तुमसे, देख लीजिए जरा। देखो यहां पर ये नहीं सोचना है तुम्हें कि ये और ये बराबर नहीं है, बराबर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं उठ रहा है इस जगह पे। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट का x बराबर 1 पर अस्तित्व नहीं है तो दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा। दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको एक तो x बराबर 1 पर पूछा गया था, तो वो तो हमने कंप्लीट कर दिया है। देख लीजिए, इसको जरा चेक करना, ये थोड़ा नीचे हो गया ज्यादा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। तो x बराबर 1 पर तो फलन के अवकलनीयता का परीक्षण हो चुका है। ठीक इसी प्रकार अब आप करेंगे x बराबर 2 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन दोबारा यहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट हैंड समझा देता हूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही होगी, समय ज्यादा हो गया होगा, तो आप ज्यादा बोर ना हो। तो देखो, एक के लिए यहां पर 1 लिया था आपने, अब 2 लेंगे आप, यहां पर भी 2 लेंगे आप, समझ गए होंगे? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + h और ये हो जाएगा 2। तो 2 + h के लिए यहां पे आएगा 2 और यहां पर भी आएगा 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो 0/h 0 0। सेम प्रोसेस है। इधर आ जाइए, अब आप x बराबर 2 पर ही लो, मैं यहां पे बात फिर से लिख दूं, इसी प्रकार x बराबर 2 पर LHL, अभी ये RHL है, ये LHL। तो देखिए यहां पर हो जाएगा 2 - h, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2 - h, ये हो गया 2। नोट करिए 2 - h, दो में से आप यदि कोई अल्प राशि घटाएंगे तो वो 1 दशमलव कुछ हो जाएगी, और जैसे ही वो 1 दशमलव होगी, ये प्रतीक है तुम्हारा महत्तम पूर्णांक फलन का, तो वो आ जाएगी यहां पे 1, अर्थात आप लिख देंगे 2 - 1 और ये हो जाएगी आपकी 2। बता दीजिए जरा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा, इधर -2। तो देखो 1 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -1। तो वही सेम कंडीशन फिर से आ गई, चेक कर लीजिए। तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं x बराबर 2 पर LHL का अस्तित्व नहीं है। समझ गए होंगे मेरी बात को? चलिए, क्लियर हो गया? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपकी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द फर्स्ट, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। f(x) बराबर x, RHL में ये चलता है। RHL में क्या करते हैं? प्रांत के बिंदु में h जोड़ देते हैं, और LHL के लिए क्या करते हैं? प्रांत के बिंदु में से 2 घटा देते हैं। तो देखो, इसको 2 - h कर दिया, ये 2, यहां पर थोड़ा सा माइनस ले लीजिए, तो माइनस से माइनस कट जाए, कंडीशन सेम रहेगी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
डियर स्टूडेंट, यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। यदि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।